हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्या है? तो ये आपके मेनली 3 या 4 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल होगा म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर। तो इसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में मैं नहीं आने दूंगा, ये मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है मेजरमेंट। तो आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे, मेजरमेंट हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं उनके बारे में हम बहुत पहले से क्यूरियस रहे हैं, चाहे वो दिन रात का होना हो या फिर कहीं से ज्वालामुखी का फटना हो या समुद्र की लहरों का ऊपर उठना हो। तो जितनी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं हम उनको देख के क्यूरियस हो जाते हैं। तो जो साइंस वर्ड आप ने सुना है, तो साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ड है साइंसिया। क्या वर्ड है? साइंसिया। उस साइंसिया वर्ड से बना हुआ है साइंस। समझ में आया? तो साइंस जो है वो साइंसिया वर्ड से बना है और उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? साइंसिया वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है किसी चीज के बारे में जानना, टू नो। जैसे उर्दू में अगर हम कहेंगे तो इल्म, इल्म का मतलब किसी चीज के बारे में नॉलेज होना। तो बेसिकली हम साइंस का मतलब क्या है कि जो नेचुरल फिनोमिनन्स हमारे आसपास हो रहे हैं, तो नेचुरल फिनोमिनन्स को स्टडी करना इज नोन एज साइंस, या साइंस का मतलब होगा टू नो नेचुरल फिनोमिनन्स अराउंड अस। ठीक है, अब इसकी जो स्टडी होती है वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले उन नेचुरल फिनोमिनन्स को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होगा साइंस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होगा। कैसा होगा? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर हमें उससे कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो हम वो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, या हमें उसको किसी लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर उसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये प्रूफ करना कि जो हमने लॉ दिया है वो सही है या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी हम साइंस के अंदर करते हैं। अब अगर मान लो साइंस की हम डिसिप्लिन्ड स्टडी बोल दें तो डिसिप्लिन्ड स्टडी का मतलब होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिनन्स को स्टडी करना, ठीक है, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज नोन एज फिजिक्स। तो इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी कि हम किस तरह से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, साइंस, नेचुरल साइंस को हम फिजिक्स कहते हैं और इसको अगर हम संस्कृत में बात करेंगे तो संस्कृत में ये कहलाती है भौतिक विज्ञान, भौतिकी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब होता है फिजिक्स। फिजिक्स एक तरह से नेचर को स्टडी करना इज नोन एज फिजिक्स। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं फिजिक्स का मतलब क्या है कि नेचुरल स्टडी या स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते क्या है? जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? तो देखो, साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
तो साइंटिफिक मेथड में क्या आएगा, सबसे पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक का मतलब हम ये तय करेंगे कि हमें क्या स्टडी करना है और उसको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उस पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कंट्रोल्ड होंगे। कंट्रोल्ड का मतलब अनकंट्रोल ना हो। हम मान लो ज्वालामुखी की स्टडी कर रहे हैं, वॉल्केनो की। वॉल्केनो अगर अनकंट्रोल हो गया तो वो आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं वो कैसे होने चाहिए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कैसे होने चाहिए, कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, उनको रीजनिंग देनी है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, या ऐसा हुआ तो इसका मतलब फिर आगे ऐसा होना चाहिए। जैसा, क्योंकि देखो साइंस आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है तब से जो है साइंस धीरे धीरे डेवलपमेंट अपना करती जा रही। और फिजिक्स जो नेचर है उसको स्टडी करके उसी के बेस पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रीजनिंग के थ्रू हम कुछ ना कुछ लॉज जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रेडिक्शन। मतलब जो हमने ये एनालिसिस किया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अब ध्यान से सुन लीजिए होते क्या है। क्वांटिटेटिव होता है जब हमें किसी क्वांटिटी के बेस पे उसका एनालिसिस करना हो, और क्वालिटेटिव मतलब उसका नेचर किस तरीके का है उसके बेस पे जो स्टडी करते हैं उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगा के कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है, इसे हम रीजनिंग कहते हैं। समझ में आया? उस रीजनिंग के बाद हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इसके बाद क्या होना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन के बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम ऐसा करेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट उस बात को प्रूव करता है इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया और वो ट्रू है। अगर वो एक्सपेरिमेंट हमारा सही रिजल्ट नहीं देता तो हमारे अकॉर्डिंग वो फिनोमेनन कैसा हो गया, वो गलत हो गया, तो इसीलिए वो फिर रॉन्ग माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइंस की स्टडी या फिजिक्स हम कैसे स्टडी करते हैं और उसका साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला क्या आया, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या किया हमने, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, रीजनिंग। रीजनिंग दो तरीके की हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, ठीक है। रीजनिंग करने के बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अच्छा अगर मान लो ये फिनोमिनन हुआ तो इसके बेस पे हम ऐसा बता सकते हैं, और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमने प्रेडिक्ट किया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक मेथड क्या था, उसके टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फिजिक्स, तो एक फिजिक्स की डेफिनेशन हम और भी कह सकते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर। नेचर के बेसिक लॉज को स्टडी करना हम उसे फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, फिजिक्स की स्टडी करते टाइम हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। देखिए यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे फिनोमिनन्स में एक ही लॉ लग रहा होगा, तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि एक लॉ अलग अलग फिनोमिनन्स को डिस्क्राइब कर सकता है, उसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मान लो एक एप्पल है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह लेकिन जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मून जो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है तो वहां पे भी क्या लग रहा है, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो इसका मतलब फिनोमेना दो अलग अलग हैं लेकिन उनको गवर्न करने वाला लॉ एक ही है। तो यूनी का मतलब होता है एक,
तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। एक लॉ बहुत सारे फिनोमिनन्स को गवर्न करेगा, दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी बिगर, और उस प्रॉब्लम को हम क्या कर लें, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करें, तो हमने क्या कर दिया, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया, तो दैट इज नोन एज रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। कैसे, स्टार्टिंग में जब थर्मोडायनामिक्स की स्टडी की गई तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज थी, जैसे इंटरनल एनर्जी सिस्टम, तो पहले बल्क सिस्टम लिया गया और टेम्परेचर को डिफाइन किया गया। बाद में भी जो है टेम्परेचर को डिफाइन किया, तो पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे किया गया। पहले माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दो तरह के लेवल होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटे लेवल पे पता करना, स्टडी करना, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे पता करना। तो बड़े और छोटे दोनों, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिडक्शन कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं स्मॉलर पार्ट्स में, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो ये दोनों समझ में आ गए आपको, यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोटबुक से, सॉरी नोटबुक में लिख लेंगे, बुक से देख के, एनसीईआरटी की बुक सबके पास है, उससे आप पढ़ के इसको लिख लेंगे कि यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, जो फिजिक्स की स्टडी हमें करनी है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स दो, एक आएगा मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा आएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए, मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, हम इसको बड़े लेवल पे डील करते हैं, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो क्लासिकल फिजिक्स है वो आएगी, और क्लासिकल फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक के पार्ट हैं। और माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि जो हम स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगी। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब एटॉमिक लेवल पे, और एटॉमिक लेवल पे होगी तो वहाँ पे जो स्टडी होती है उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी कहते हैं। और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आएगा मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली क्या है ये, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, तो ये सारे जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है। और ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करते। इन दोनों में फर्क बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बोतल है पानी की, और उस पानी की पूरी बोतल को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर मैं उस पानी की बोतल को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, लेकिन उस पानी की बोतल के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अनगिनत होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, हर एक की स्टडी अगर हम करें, हर एक को ऑब्जर्व करें, तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। आपको समझ में आया कि अगर हम बोतल को एक ऑब्जेक्ट मान के स्टडी कर रहे हैं तो हो गया मैक्रोस्कोपिक, और अगर हम पानी की बोतल के अंदर हर मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं अलग अलग, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो एटॉमिक लेवल पे जाके करते हैं, और यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे करते हैं। तो आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट करिए इसको।